हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा चैप्टर 2 क्लास 9 का सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, कि कैसे इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे कि सेल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कैसे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और प्लांट सेल, एनिमल सेल कैसे वो डिफ़र करते हैं, और क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थिंक इट ओवर, मतलब इसमें क्या कर रखा है कि कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते लास्ट में आपको पता चल जाएगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कैसे एक सेल फॉर्म हुआ था, कहाँ से आया था। सेकंड है कि जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो कैसे हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल हैं, कि हम नई नई ऑर्गेनिज़म्स का डिस्कवरी करें, उन्हें देखें जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं। ठीक है, और थर्ड है कि कैसे सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट लाइफ का बोलते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जो सेल होता है वो कैसे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ से। जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर बता रखा है कि जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वाटर से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं फॉर्म हुए थे तो वो वाटर के अंदर ही फॉर्म हुए थे। कुछ रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि जो लाइफ है वो एक स्मॉल पूल से ओरिजिनेट हुई है, जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस के साथ चेंज हुआ था, ना कि ओशियंस से। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स के एग्जाम्पल जैसे कि जो गर्म पानी के झरने होते हैं, इसका एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग जो कि पुंगा वैली के अंदर है, लद्दाख के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे वाटर निकलता है अंडरग्राउंड से, ठीक है, या फिर झरने से। और वो वाटर की टेम्परेचर कितना होता है, जितना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो वो उबलते हुआ पानी होता है ना जो हमारे पतीले के अंदर, सेम उसी टेम्परेचर के होते हैं ये हॉट स्प्रिंग्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, जैसे अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया। वहाँ पे क्या होते हैं, मोस्टली आइस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे भी हमारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस सीम टू बी सिमिलर टू दोज ऑफ अर्ली। और ये कंडीशंस किसके सिमिलर होती हैं, तब के सिमिलर हैं जब हमारी अर्थ शुरू में फॉर्म ही हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जो ऑर्गेनिजम्स जो इन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब हीट लविंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनको गर्म क्लाइमेट पसंद है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, थर्मोफाइल्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से कंपोजिट। अब कुछ साइंटिस्ट जो कि कहाँ से थे, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट से, जो कि पैलियो साइंस का है लखनऊ के अंदर। उन्होंने क्या पता चला, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की, क्योंकि हमारी साइंटिस्ट नई चीज़ें कैसे खोज करते हैं, कभी कुछ इंटरेस्टिंग सा नया सा दिख गया तो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ताकि हमें नई नई चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे वो कैसे ज़िंदा थे इतने हाई टेम्परेचर पे भी। तो उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उन ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ एक शील्ड बना रहा था। जैसे हम हेलमेट लगा लेते हैं तो हमारा सिर प्रोटेक्टेड हो जाता है ना, उसी तरीके से इन ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ क्या हो रही थी, एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो रही थी। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट कर रही थी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, जो कार्बन से बने हों। और हमारी बॉडी किससे बनी होती है, कार्बन से, कार्बन के आइसोटोप से। तो वो किससे हेल्प कर रहे थे, हार्मफुल रेडिएशन से भी और एक्सट्रीम कंडीशन से भी। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हो गए, हाई टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना वाटर का। तो इस कंडीशन पे भी अगर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो कुछ अलग से उसके पास कुछ शील्ड होनी चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो शील्ड क्या थी, कैल्शियम कार्बोनेट की शील्ड थी। ठीक है, तो दे मे हैव also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines the cell। और इसी वजह से क्या फॉर्म हुआ था, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, मतलब पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो क्या कर रही थी, बैरियर का काम कर रही थी, जो डिफाइन कर रही थी एक सेल को। ठीक है,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब हमें पता है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या हैं, सेल से बने होते हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। और सेल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिक लेवल, मतलब सबसे छोटा लेवल जिस पे क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब जैसे हमारा घर है, हमारे घर किससे बना होता है, हमारा मकान वो ईंटों से बना होता है। जो ब्रिक है वो क्या कर रही है, एक फंक्शन यूनिट, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है, जो बार बार रिपीट होने के बाद, मतलब बहुत सारी ईंटें जब हम रिपीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, घर बन रहा है, मकान बन रहा है। तो उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स फॉर्म होके क्या कर रहे हैं, हमारी एक पूरी बॉडी फॉर्म हो रही है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये कंसिस्ट करते हैं सिर्फ सिंगल सेल, मतलब इनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। वाइल द अदर, मतलब कुछ अलग जैसे कि प्लांट्स हो गए, फिशेस, ह्यूमंस, बर्ड्स, ये क्या होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे हमारी खुद की बॉडी। तो इसलिए हमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर बोला जाता है। अब अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग फंक्शंस फॉर्म टिश्यू। ठीक है, अब जैसे क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, अब बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाएंगे और वो एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ होंगे, जिससे क्या बना है, हमारा ऑर्गन हार्ट बना है। ठीक है, सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन्स अगर साथ में मिल जाते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, या फिर लिवर हो गया, ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनता है, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम, हमारी एक ह्यूमन बॉडी। जैसे कि नेसल पोर्स हो गए, हमारे जो नोज़ जहाँ से स्नीजिंग आती है, बाहर नोज़ी आती है, वो नेसल कैविटी हो गया। नेसल कैविटी मतलब अंदर नोज़ का जो पार्ट होता है, जैसे ये क्या होता है, आपका नोज़ होता है, तो ये यहाँ से जो ओपनिंग होती है हमारी, ये क्या होती है, नेज़ल पोर्स। और जो ये अंदर नोज़ के अंदर पार्ट है, ये क्या होगा, नेज़ल कैविटी होगी। अब नेक्स्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, जो हमारे अंदर, मतलब नेज़ल कैविटी के बाद का पार्ट। और फिर है हमारा लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, हमारे फेफड़े, जिससे हम सांस लेते हैं। Even when cells are organized into tissues, organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and functional in all living organism. मतलब हालांकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएगा, टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप क्या बनाएगा, एक ऑर्गन, ऑर्गन्स का ग्रुप क्या बनाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, लेकिन फिर भी जो फंडामेंटल यूनिट होगा स्ट्रक्चर और फंक्शन का, वो क्या होगा, हमारा सेल होगा। ठीक है, This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक छोटा सा सेल अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब हम ये देखेंगे कि सेल का तो हमें पता चल गया कि एक सेल क्या होता है, फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट। अब इसके अंदर क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर। और कैसे एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट, मतलब कैसे वो कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करता है। डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई। और क्या सेल्स हमेशा जीवित रहते हैं या फिर वो डेड भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर को, फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, कि कैसे हमारे सेल्स का। अब यहाँ पे इस चार्ट के अंदर क्या दे रखा है, साइज़ दे रखा है ऑब्जेक्ट का, और उसकी विजिबिलिटी दे रखी है अनएडिड टू एडिड आइज़, मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे वो सेल्स, और जो सीधे खुली आँखों से हमें दिख जाते हैं, जैसे हम आपस में ह्यूमन बींग्स, वायरस। अब जो एटम होता है उसका साइज़ कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, फिर लिपिड, प्रोटीन्स, ये कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। और उससे बड़े क्या होते हैं, राइबोसोम, वायरस, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये कितने होते हैं, 100 नैनोमीटर के बीच में। इसका मतलब ये बहुत छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर मोस्ट बैक्टीरिया, न्यूक्लियस हो गया,
मोस्ट प्लांट एंड और एनिमल सेल्स, अमीबा, फिश सेल, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चिकन सेल। अब जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो तो हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, ह्यूमन हाइट है, हम ह्यूमन हैं, या फिर जो हमारे बर्ड्स हैं वो सब हम देख सकते हैं। अब रॉकेट हो गया, नीम का प्लांट हो गया, वो क्या है, हमें विजिबल है क्योंकि वो बड़े साइज़ में प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टडी सेल, कि हम एक सेल को कैसे स्टडी करते हैं। हाउ डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब हमारी आँखों की ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट और अलग दिखाई देती है। जैसे कि दो भाई बहन सामने अलग, मतलब साथ साथ खड़े हैं, तो हमारी आँखों में ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं हालांकि वो पास पास खड़े हैं। ठीक है। इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मतलब क्या इमेजिन करो, जैसे कि ये क्या है, पीस ऑफ पेपर, इसके अंदर दो डॉट बना दिए। ठीक है। एज डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट, मतलब पहले तो ये क्या थे, दूर दूर, अब क्या कर दिया, इनको बिल्कुल पास पास बना दिया यूं। ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक ही डॉट है। एज द डॉट्स आर मूव क्लोजर, तो ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट करना इन्हें मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि ये क्या थे, पास पास हो गई ज़्यादा। तो ये व्यूड अबाउट 25 सेंटीमीटर, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है हमारी ह्यूमन की आई का, मतलब जो सबसे पास का पॉइंट जहाँ पे 25 सेंटीमीटर, जैसे क्या है, ये हमारी क्या है, आँख है। ठीक है। ये इसका बीच का, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके और इसके बीच का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन आई का नियरेस्ट व्यू पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट, अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, मतलब दो पॉइंट सेपरेट हो रहे हैं 0.1 mm से, वो अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन अगर इससे कम डिस्टेंस है तो वो क्या होंगे, एक सिंगल पॉइंट दिखाई देगा। और इसी को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन की लिमिट। तो हमारी ह्यूमन आई है, उसकी रिजोल्यूशन की यूनिट कितनी है, 0.1 mm, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.1 mm, तभी हम उन दो ऑब्जेक्ट्स को दो बोलेंगे। अगर इससे कम है तो वो क्या दिखेंगी, एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है। A cell is usually too small to be seen by an unaided cell, मतलब जो सेल होता है ना वो इतना छोटा होता है कि वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी वजह से हमारे दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि हाउ सेल्स बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हाई। मतलब अब एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि सेल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते नेक्ड आई से, दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो वो ऐसा क्या मेथड था, मतलब क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको इस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पता चल गया। यू हैव लर्नड अबाउट द कन्वेक्स लेंस, आपने फिज़िक्स के अंदर क्या पढ़ा होगा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में पढ़ा होगा। अब कन्वेक्स लेंस या फिर कम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और आई पीस होता है, वो यूज़ होता है किसके अंदर, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस, जो आपके माइक्रोस्कोप के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, छोटी चीज़ें बड़ी होके दिखने लग जाती हैं। ठीक है। अब जो हमारे रॉबर्ट हुक थे वो क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, सेल को ऑब्जर्व किया था। मतलब रॉबर्ट हुक ही वो इंसान थे जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन कब की थी, 1665 के अंदर। और ये कैसे की थी वो भी देखते हैं, यूजिंग अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने क्या किया था, अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप फॉर्म किया था, और उसी की वजह से उन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की थी। और ये जो माइक्रोस्कोप था ये 200 से 300x मैग्नीफिकेशन कर सकता था, मतलब अगर कोई पॉइंट इतना छोटा है तो उसे बड़ा 200x तक बड़ी उसमें मैग्नीफाई कर सकता है। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कोर्क,
मतलब इन्होंने क्या किया था, एक ट्री की है ना एक छाल ली थी, जो आउटर लेयर होती है ना हमारी ट्री की, जो सूख जाती है ऊपर से थिन लेयर, वो ली थी और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। फिर क्या देखा उन्होंने कि कुछ छोटे छोटे बॉक्स टाइप के कंपार्टमेंट है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, छोटे छोटे हनीकॉम्ब्स होते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उसी चीज़ का नाम इन्होंने क्या रख दिया, सेल्स। और उसके बाद से ही हमें ये पता चलता है कि हाँ, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, सेल। इन स्कूल लेबोरेटरीज मतलब स्कूल लैब्स के अंदर जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं वो यूज़ करते हैं हम क्या ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि हमें बेटर मैग्नीफिकेशन दिखे और रेजोल्यूशन दिखे अंडर विजिबल लाइट। मतलब जब अच्छी सी लाइट प्रेजेंट होगी तो जो छोटे पार्टिकल्स जो हमारी सीधी आंखों से नहीं दिख रहे थे वो क्या करें, मैग्नीफाई होके बड़े दिखने लग जाए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ये है, ये आपने देखा होगा लैब्स के अंदर सबसे ऊपर क्या होता है, आई पीस, मतलब जहाँ से हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये है कोर्स एडजस्टमेंट नोब, इससे क्या करते हैं हम, एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे इसको, लेंथ को। ये क्या है, बॉडी ट्यूब, जहाँ से क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है। अब ये क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, देखते हैं, हमारे जो कि मैग्नीफाई करते हैं। नीचे क्या है, मिरर, यहाँ से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है ताकि ऊपर जो यहाँ पे स्टेज के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्लाइड रखते हैं, उसके ऊपर लाइट लगे और फिर वो अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखे। ये क्या है, हैंडल है। ये फाइन एडजस्टमेंट ग्लोब, मतलब इसे भी क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के इनको मिरर्स को। ठीक है, अब नीचे है बेस, बेस मतलब जहाँ पे ये माइक्रोस्कोप खड़ा हुआ है। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये माइक्रोस्कोप के ये देख के हमें क्या पता चला कि इसके कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट है, किस चीज़ से हम इसको एडजस्ट करते हैं लेंसेज को। ठीक है, इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड यूज़ इट ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मटेरियल, मतलब अब जब आपकी टीचर एक्सपेरिमेंट कराएंगी ना तो देखना कि कैसे कैसे इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज, मतलब माइक्रोस्कोप के लेंस के अंदर क्या करेंगे, आपको जो ऑब्जेक्ट है नीचे वो बड़ा होके दिखेगा। अब क्या करना है, एक्टिविटी करनी है 2.1। 2.1 एक्टिविटी के अंदर क्या है, हमें एस्टिमेट करना है साइज़ किसका, सेल का। तो क्या लेना है हमें, टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मार्किंग, मतलब हमें क्या लेना है, एक स्केल लेना है, रूलर, फट्टा। ठीक है, उसकी रीडिंग होनी चाहिए के अंदर। अब क्या करना है, प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब जो ये स्टेज है ना यहाँ पे क्या करना है, उस रूलर को रख देना। फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन नैनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, उस रूलर को स्टेज के ऊपर रख देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर और हम फोकस करेंगे, एडजस्टमेंट नोब से एडजस्ट करेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे डायमीटर सर्कुलर फील्ड का। ठीक है, और के अंदर मेज़र करना है ये सारी चीज़ें। अब कन्वर्ट करना डायमीटर को से माइक्रोमीटर के अंदर, क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है, माइक्रोमीटर के अंदर साइज़ प्रेजेंट होता है उनका। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि कितना है, 5 साइज़ मिल गया हमें, तो हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब हम रूलर को हटा देंगे वहाँ से और उसके बाद वहाँ पे क्या रखेंगे, स्लाइड के ऊपर ओनियन पिल। ठीक है, और माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, फोकस करेंगे स्लाइड के ऊपर। अब हमें काउंट करने कितने सेल्स प्रेजेंट हैं अलोंग विद द डायमीटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने सारे क्या हैं जो सेल्स प्रेजेंट है यू लाइन के अंदर। ठीक है, कितने के अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर ये प्रेजेंट है। अब इससे क्या होगा, रियल साइज़ पता चलेगा सेल्स का यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ ओनियन पिल सेल्स, मतलब एस्टिमेटेड साइज क्या होगा, ऊपर डायमीटर जो कि विजिबल फील्ड है सेल्स का माइक्रोस्कोप के अंदर वो, और नीचे नंबर ऑफ सेल्स अलोंग विद डायमीटर। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का क्या ध्यान रखना है कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 माइक्रोमीटर्स के इक्वल। ठीक है,
अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में क्या बता रखा है कि लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा भी साइंटिस्ट के पास क्या होते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट होते हैं जो रिवील करते हैं फाइन डिटेल्स सेल स्ट्रक्चर्स की, मतलब सेल स्ट्रक्चर्स की ऑर्गेनेलीज को भी बताते हैं कि ये कैसे शेप में होंगी, कैसे क्या प्रेजेंट होगा। These instruments use a beam of electrons instead of light to produce highly magnified images। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं क्या, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम, लाइट की बजाय क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की बीम्स को यूज़ करेंगे। क्यों, ताकि वो इमेजेस को हाईली मैग्नीफाई कर सके और हमें क्या पता चले, सेल का स्ट्रक्चर दिखे नैनोमीटर स्केल के अंदर विद रिमार्केबल क्लैरिटी। मतलब क्या हो, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 बिलियंथ ऑफ मीटर के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सपोज 25 सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे जो ये ऊपर देखा था, हमने एक्टिविटी की थी, तो क्या मानना है, 25 सेल्स थे हमारे। ठीक है, डायमीटर के अलोंग, और जो साइज़ था ओनियन सेल का वो कितना था, 5000 माइक्रोमीटर। तो एक सेल का कितना होगा, 5000 बाई 25, तो 200 माइक्रोमीटर साइज़ हो गया। इसका मतलब जो हमारी ओनियन पील का साइज़ है वो क्या निकल के आ गया, 200 माइक्रोमीटर। हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई द सेल्स। अब हम क्या देखेंगे कि एक लाइट माइक्रोस्कोप कितने ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है किसी सेल को, मतलब कितना बड़ा करके दिखा सकता है हमें सेल को। तो टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगी माइक्रोस्कोप की वो किस पर डिपेंड करेगी, पहला तो मैग्नीफाइंग पावर पे कि कितना वो बड़ा करके दिखा सकता है, आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो नीचे लेंस लगा हुआ था वो। If both eyepiece and objective lens have magnifying power of 10x, मतलब अगर दोनों की मैग्नीफाइंग पावर मिला के कितनी बन रही है, 10x, तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 100x, क्योंकि आई पीस की भी 10 है, ऑब्जेक्टिव की भी 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100x। This means that a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger। और इससे क्या पता चला कि कोई भी सेल जिसका साइज़ कितना था, 200 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत 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 ज़्यादा छोटा, वो कितना बड़ा दिखेगा, 100 टाइम्स बड़ा दिखेगा। जैसे एक छोटी सी चींटी हाथी जितनी बड़ी दिखे, उसी टाइप से यूँ मैग्नीफाई हो जाएगा ये। ठीक है, Thus, a microscope allows us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structures। और इसी वजह से जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को भी क्लियरली देखें जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, और जो असेंशियल टूल हो जाता है ये क्या, स्टडी करने के लिए सेल स्ट्रक्चर। ओवर द ईयर्स, मतलब सालों तक जो साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने इम्प्रूव किया है माइक्रोस्कोप को। कैसे, उनके 3 मेन फीचर्स को इम्प्रूव करके। पहला, रेजोल्यूशन, कि वो बड़ा करके दिखाए, क्लियरिटी दिखाए। ठीक है, दूसरा, कॉन्ट्रास्ट, मतलब ब्राइटनेस वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की दिखाई, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे डल दिखा दिया तो क्या फ़ायदा बड़ा करके दिखाने का अगर वो क्लियर ही नहीं दिखा तो। थर्ड है मैग्नीफिकेशन, बड़ा करके दिखाना। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cells। और जब ये तीनों चीज़ इम्प्रूव हो गई हमारी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये क्या हो गया, एक पावरफुल टूल बन गया कि हम स्टडी कर सके सेल्स को। ठीक है, अब यू कैन सी पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकैसिया लीफ। मतलब ये जो हमारी एक कोलोकैसिया लीफ है, इसके स्टोमेटा को दिखा रखा है। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर की क्या होती है, एक्सचेंज हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर देखा गया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसमें लाइट की जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं हम, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कि हमारा जो सेल है जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। You have learned that cells are organized into specialized tissue and organs। मतलब हमने ये पढ़ा है कि जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर। मतलब सेल का ग्रुप क्या हो जाएगा, टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑर्गन, एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और एक ऑर्गन क्या करेगा, जैसे अपना हार्ट है वो क्या करेगा, पंपिंग ऑफ ब्लड करेगा, किडनी है वो प्योरीफिकेशन करेगी। ठीक है, अब फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स,
मतलब कि सारे सेल्स जो एक यूनिट का फंक्शन कर रहे हैं, दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। मतलब उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, एंड विद देयर सराउंडिंग, और अपने आसपास की चीज़ों पे भी इंटरेक्ट कर सके, मतलब उनसे भी तालमेल मिला सके। दीज इंट्रैक्शंस ओकर एट द सेल बाउंड्री वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये इंट्रैक्शन क्या होगा, वो किस पे होगा, सेल बाउंड्री पे, जहाँ पे सब्सटेंस मूव करेगा दो सेल्स के बीच में और एक सेल और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल्स, मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो भी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा मटेरियल को। रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करेगा कैसे, सेल मेम्ब्रेन से। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है। द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल, जैसे हमारा घर है उसका क्या होता है, गेट होता है, जिसकी गेट से क्या होता है, गेट ओपन होगा तो एंट्री होगी कि किसकी एंट्री करनी है, किसकी एंट्री नहीं करनी, अनवांटेड लोगों की एंट्री नहीं करनी। उसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, हमारे सेल की, जो कि ये देखती है कि किस चीज़ की एंट्री हमारे सेल के अंदर होगी, क्या चीज़ जो वेस्ट है वो हमारे सेल से बाहर जाएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगी। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, थीन बाउंड्री होती है, मतलब पतली सी बाउंड्री होगी किसे, दैट सराउंड अ सेल, मतलब अंदर क्या होगा, सेल, और इसके बाहर की ये क्या होगी, बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्ट करेगी इट्स कंटेंट, मतलब जो सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगी। जैसे कि हमारे घर की दीवार है चारों तरफ, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन है, तो वो क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारे घर को, ताकि कोई भी अंदर आ ना जा सके। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल एंड यू ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है। अब सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहा गया, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही पास करेगी और ये ब्लॉक कर देगी दूसरी चीज़ों को। अब जैसे हमारी जो बाउंड्री है घर के बाहर की और गेट है, तो फिर गेट हम सिर्फ तभी खोलते हैं जब हमारा कोई नोन आता है। उसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है, जो चीज़ की ज़रूरत सेल के अंदर होगी तो ये सिर्फ उसी चीज़ों की एंट्री करेगी अपने अंदर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे सेल के अंदर तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को आने देगी अंदर। अब CO2 को बाहर निकालना है रेस्पिरेशन के बाद, तो CO2 को बाहर निकाल देगी। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ऑफ एल्वेली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट। मतलब हमारे लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वोलीज होती हैं, जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस ट्रैप होती है, मतलब ऑक्सीजन जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो कैसे जो स्ट्रक्चर होगा सेल मेम्ब्रेन का एल्वेली के सेल्स के अंदर, वो कंट्रोल करेगा सब्सटेंस का मूवमेंट एक दूसरे से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंट सेटअप, इनिशियल, फाइनल, इसके अंदर दे रखा है हमने, चलो करके देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ, मतलब क्या करना है, एक चाकू लेना है, केयरफुली कट करना है। पोटैटो मतलब आलू लेना है, उसे 2 पीसेस में कट करना है, ठीक है। इक्वल साइज़ के होने चाहिए दोनों आलू के पीस, ठीक है। आप मेज़र करो, रिकॉर्ड करो इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेट बैलेंस। मतलब एक आलू लिया, उसके 2 इक्वल पार्ट बना लिए, अब उनके क्या करो, वज़न करो, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए वेट दोनों पीसेस का, ठीक है। अब एक पीस को रख दो प्लेन वाटर के अंदर, मतलब सिंपल पानी, ग्लास लिया, उसके अंदर प्लेन वाटर डाला और उसके अंदर वो पीस ऑफ पोटैटो डाल दिया। दूसरा क्या करो, दूसरा पीस जो आधा पीस है वो क्या करो, 20% ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन, मतलब या तो नमक का पानी हो या फिर क्या हो, चीनी का पानी। 20% का मतलब है 20 ग्राम सॉल्ट या फिर 20 ग्राम चीनी किसके अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, या फिर 100 ml वाटर के अंदर। तो एक में पानी है, एक में सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए उन दोनों को अलग अलग रख दो। यू विल नोटिस अ वैल्यूएबल चेंज इन द साइज ऑफ पीसेस। अब हमें क्या दिखेगा कि जो
हमारा पोटैटो था उसका जो साइज़ है वो अलग हो गया है, ये हमारी आंखों से हमें दिखेगा। अब हमें उसका क्या करना है, फाइनल वेट मेज़र करना है, ठीक है, हर उसका। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कैसे कि पहले कितना वेट था और बाद में कितना वेट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या ऑब्ज़र्व हुआ, इससे ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जो बीकर ए के अंदर क्या था, पोटैटो प्लेन वाटर के अंदर था। अब जैसे किशमिश को आप पानी के अंदर डालते हो तो क्या होता है, किशमिश फूल जाती है ना, उसी तरीके से जो हमारा प्लेन वाटर के अंदर पोटैटो क्या हो गया, स्वेल हो गया, फूल गया। अब बीकर बी के अंदर क्या हुआ, पोटैटो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, मतलब वो छोटा हो गया, पिचकनी। व्हाट डू यू इन्फर, मतलब इससे आपको क्या पता चला। What do you expect in term of change in their weight, मतलब ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों का वेट अलग अलग हो गया, कि जो वेट था पोटैटो पीस का बीकर ए के अंदर वो बढ़ गया और वेट पोटैटो पीस का बीकर बी के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। दिस हैपन्स, मतलब ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसने क्या अलाउ किया था कि जो वाटर है वो अंदर आ जाए सेल के एंड आउट ऑफ सेल, बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, वाटर को अंदर एंट्री दे दी। जब हमने क्या किया था, प्लेन वाटर लिया था तो वाटर को इनसाइड कर दिया सेल के। अब दूसरे के अंदर क्या था, सॉल्टर वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन था या फिर शुगर सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या था, दोनों चीज़ें मिक्स थी, तो इस वजह से वाटर क्या हुआ, अंदर नहीं जा पाया। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, मतलब वाटर कहाँ से मूव करता है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो, मतलब पानी ज़्यादा, लेस सोल्यूट, ठीक है। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या था, लेस सोल्यूट कम था, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, वाटर अंदर सेल मेम्ब्रेन से मूव कर गया सेल के अंदर। और दूसरा क्या हुआ, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या थी, बाहर ज़्यादा थी, तो वाटर अंदर से बाहर मूव कर गया दूसरे के अंदर। और यही मूवमेंट वाटर का थ्रू अस कहाँ से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मतलब वाटर का मूवमेंट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो एक्टिविटी 7.8 डाई स्प्रेडिंग इन वाटर और 7.9 फ्रेग्रेंस स्प्रेडिंग इन एयर। इन ग्रेड 8 दैट अ पार्टिकल ऑफ मैट्रिक्स intermix due to difference in their concentration and concentration gradient. Diffusion is net movement of particles from high to low concentration which occurs even without a membrane. मतलब अब क्या होता है, जैसे क्या हुआ, आपने परफ्यूम छिड़क लिया आपने उस पर, ठीक है, तो अगर हवा चल रही है तो परफ्यूम की महक क्या हो जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। वो किस लिए हुआ, क्योंकि जो परफ्यूम था उसके मॉलिक्यूल्स आपके पास ज़्यादा थे और दूसरी जगह क्या थे, कम थे। अब जहाँ पे स्मेल नहीं जा रही थी, जैसे दूसरे कमरे में, वहाँ पे परफ्यूम की कोई वो नहीं थी, लेकिन जब हवा चली तो क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल्स उड़ के दूसरे कमरे में भी चले गए, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किए और इसमें एसपीएम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये क्या होता है, हमारा डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज क्या होगा, डिफ्यूज़न। और लिक्विड का एक्सचेंज, जैसे कि वाटर है, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परफ्यूमेबल मेम्ब्रेन। अब जो वाटर क्या है, लिक्विड है, अब उसका डिफ्यूज़न क्या होगा, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की, हाई कंसंट्रेशन किसकी, मतलब सोल्यूट की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स रूट सेल्स बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो हम प्लांट्स के अंदर पानी देते हैं तो पूरे पौधे के अंदर पानी कैसे चला जाता है, ऊपर तक, जो पत्तियां हैं वहाँ तक और उसकी स्टेम तक, फ्लावर तक, वो किस वजह से जाता है, वो ऑस्मोसिस की वजह से जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारे प्लांट्स है उसके अंदर जो वाटर है वो रूट से लेके टिप तक कौन से प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो वो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखो, अ सेल इज़, व्हाट इफ़, क्या होगा अगर एक सेल को कैप्ट कर दिया जाए वो सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन के अंदर, जब डिफरेंट कंसंट्रेशंस होंगी, ठीक है, तो जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी,
एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन मीडियम वो किसके इक्वल हो, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम, मतलब बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन के। तो वो कौन सी कंडीशन कहलाई जाएगी, वो आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, कि बाहर भी जैसे कमरा है, कमरे के अंदर भी 20 लोग खड़े हैं और कमरे के बाहर भी 20 लोग खड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेम सेम है, मतलब आदमी अंदर भी इतने ही और बाहर भी इतने ही। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर भी 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक, मतलब सेम कंसंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की। अब दूसरा है सोल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर की क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, किससे, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो ज़्यादा होगी। जैसे कमरे के अंदर 20 लोग हैं और बाहर कितने 18, इसका मतलब जो अंदर की, अब जो कमरा है उसे सेल मान लो, सेल के अंदर कितने हैं 20 पार्टिकल हैं, 20 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और बाहर कितने 18, तो सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, ठीक है। वाटर की जगह आप क्या ले सकते हो, सोल्ट ले सकते हो, जैसे कि सोल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कितनी है 20 है और बाहर कितनी है 18, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा और बाहर कम, वो होगा हाइपो। हाइपो का मतलब कम। तो अगर कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो क्या होगा, सेल हाइपोटोनिक। अब नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो, किससे, अंदर से, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सेल को रख दे तो क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, मतलब वो पिचक जाएगा। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दें सेल को तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर, मतलब सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। बाइलेयर मतलब जैसे एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे है लिपिड की। अब स्ट्रक्चरली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, अबाउट 7 से 10 नैनोमीटर की, ठीक है। 1 नैनोमीटर के अंदर कितना होता है, 10.6 mm, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, फैट और प्रोटीन्स, मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, लिपिड से, जो क्या होते हैं फैट से के मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन से बनी होती है। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है इसके स्ट्रक्चर को, जो ये यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाइलेयर, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर होती है लिपिड बाइलेयर, 2 layers of special fat molecules with water attracting heads outside and water repelling tail inwards, मतलब इसके अंदर क्या है, जो ये राउंड शेप दिख रही है ना, ये क्या होता है, हेड आउटवर्ड्स, मतलब ये क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या होता है, वाटर आके जुड़ जाते हैं। और जो ये टेल होती है ना, ये क्या होती है, वाटर हेटिंग, मतलब ये पानी से दूर जाती है। और ये जो राउंड है ये क्या होता है, वाटर लविंग, मतलब वाटर को लव करता है। विद प्रोटीन एम्बेडेड इन दैम, और इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन एम्बेडेड होता है। द मोलिक्यूल्स कैन मूव साइडवाइज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हैंस इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइड में भी मूव कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, मतलब रोटेट भी कर सकते हैं, और अपनी डायरेक्शन जैसे इनवर्ड आउट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड। अब प्रोटीन है इन मेम्ब्रेन के अंदर किसका काम करते हैं, वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं। इट हेल्प्स इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू, जैसे कि हमारे जो गेट कीपर होते हैं वो क्या करते हैं, सब्सटेंस को अंदर बाहर, जैसे स्कूल के अंदर क्या होते हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड, तो वो क्या करते हैं, सबका आईडी कार्ड चेक करते हैं, जो नोन होता है उसी को अंदर जाने देते हैं। उसी तरीके से जो हमारे प्रोटीन है वो यहाँ के वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कि वो पहले देखते हैं और फिर सब्सटेंस को अंदर सेल के अंदर जाने देते हैं, ठीक है। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन द मोज़ेक, इट इज़ कॉल्ड मोज़ेक मॉडल। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे टाइल्स अरेंज होती हैं नहीं, उस सीक्वेंस के अंदर एक के बाद एक टाइल,
उसी तरीके से ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अरेंज, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सारे लिविंग सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, और आपस में किससे, सेल मेम्ब्रेन से। जैसे ये क्या हो गया, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तो इसकी भी बाहर वाली लेयर, इसकी भी बाहर वाली लेयर, वो क्या होंगी, आपस में कनेक्ट करेंगी। हाउएवर सेल ऑफ द प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। अब जो हमारी जो फंजाई होंगी या फिर बैक्टीरिया होगा, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये क्या हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, इसके बाहर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर भी क्या होगी, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होगी, जो क्या होगी, सेल वॉल। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल इन दिस सेल्स। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो एक्टिविटी क्या है, प्रिपेयर टेम्पररी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पिल ऑफ ओनियन लीफ और अ रोयो ट्रेडल लिली लीफ एंड माउंट इट विद सैफरनीन यूजिंग कवर स्लिप टू कवर प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। क्या करो, एक क्या ले लो, ओनियन की लीफ ले लो, मतलब प्याज की झिल्ली, ठीक है, पतली सी, उसे स्लाइड के ऊपर लगा दो, उसके ऊपर सैफरनीन डाल दो ताकि कलर दिखे, अलग से सेल्स पता चले, ठीक है, और फिर कवर स्लिप लगा दो, और एक भी बबल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर एयर पास होगी तो सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिखेगा। अब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो, जो नीचे ये स्लैब थी उसके ऊपर। अब क्या करना है, एक टेम्पररी स्लाइड प्रिपेयर करनी, किसकी, चीक सेल्स की, मतलब हमारी जो गाल के अंदर के सेल्स होते हैं, वहाँ से एक छोटा सा सेल्स निकालो इनर साइड ऑफ योर चीक से, और उसे क्या करो, एक सेम इसी तरीके से ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल दो, उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन डाल दो, ताकि हमारे जो सेल हैं वो अलग से दिख जाए। अब दोनों चीज़ों को अलग अलग स्लाइड्स को देखो माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हमें क्या दिखेगा कि जो ओनियन पील सेल्स हैं वो क्या होते हैं, बॉक्स शेप के होंगे और रेगुलरली अरेंज होंगे, मतलब एक अच्छे मैनर के अंदर। अब जो चीक सेल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, जैसे आपके टीचर प्रेजेंट है तो हर बच्चा अपने बेंच पे प्रेजेंट होगा, हर बच्चा अपने बेंच पे बैठा होगा सीक्वेंस में, मतलब कोई इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे ही टीचर बाहर गई सब उठ के इधर उधर घूमने लगे, वो क्या हो गया, इरेगुलरिटी। इसी तरीके से जो ओनियन पील है उसमें रेगुलर सेल्स है, मतलब अच्छी तरीके से अरेंज्ड हैं, और जो चीक सेल्स हैं वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। अब प्रिपेयर करने हैं 2 स्लाइड्स, ठीक है, फिर से अब उसके अंदर क्या करें हम, 20% शुगर सॉल्यूशन डाल दो उसके ऊपर। अब फिर से हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है आधे घंटे के बाद, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये दिखेगा कि जो बाउंड्री है प्लांट सेल की वो सेम रही, पर जो और उसका इनर कंटेंट है वो श्रिंक हो गया, एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्री इंक्रीजेज। और जो देखो, जैसे क्या था, ये थी सेल मेम्ब्रेन, ऊपर क्या थी, सेल वॉल, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कम हो गया, जैसे ये अंदर वाला है ना सिकुड़ के इतना छोटा सा हो गया, ये सेल वॉल यहीं पे रहेगी, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। यू मे ऑब्जर्व दैट चीक सेल्स ऑन द अदर हैंड हैव श्रिंक कंसिडरेबली। और जो चीक सेल्स है उसके ऊपर सेल वॉल ही नहीं था, तो वो सीधा पिचक जाएगा, ये इतना बड़ा था तो ये इतना हो गया, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल नहीं थी। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है सेल की। जनरल मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या वो मूव नहीं कर सकते, जैसे हम चल फिर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो चल फिर नहीं सकते। सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक विंड एंड रेन। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एक जगह रहते हैं, तो अगर एक जगह रहेंगे तो तूफ़ान आ गया या फिर बारिश आ गई तो इस वजह से वो डिस्ट्रॉय ना हो, उन पे कोई असर ना हो, इस वजह से क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो प्लांट सेल हैं उनके ऊपर क्या होगी, एक एडिशनल कवरिंग होगी आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, बाहर की कवरिंग। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फ्रेम एंड मेंटेन देयर शेप
एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। मतलब जो सेल वॉल है वो जो पत्ते होते हैं हमारे, जो फूल होते हैं, उनको क्या करती है, वो एक शेप में मेंटेन रहे, ये हेल्प करती है। दूसरा, प्लांट सीधे से खड़े रहें, वो यूं टेढ़े मेढ़े गिर ना जाएं, इसके लिए भी हेल्पफुल होती है। Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. मतलब जो रिजिड सेल वॉल है वो क्या होती है, परमिएबल। परमिएबल का मतलब एंट्री हो सके कुछ सब्सटेंस की। अब किस किस चीज़ की एंट्री हो सके, वाटर की हो या फिर कुछ डिसॉल्व मिनरल्स होंगे उसकी एंट्री हो सके। Along with selectively permeability of the cell membrane, the permeability of cell wall help plant root absorb water and nutrients from the soil. अब देखो, जो पहले क्या थी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगी, ये सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब यहाँ से ही कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी, तो यहाँ तक इसके अंदर से कैसे जाएगी, पहले तो यहाँ से ही एंट्री होगी ना, तभी तो दूसरी जगह से एंट्री होगी। तो इसी वजह से जो ये बाहर वाली सेल वॉल है ये क्या होगी, परमिएबल, मतलब ये एंट्री कर देगी किसकी, वाटर की या फिर मिनरल्स की। अब यहाँ पे आ गई चीज़ें, अब यहाँ से भी दोबारा एंट्री किसकी होगी, मिनरल और वाटर की, ताकि सेल के अंदर चीज़ें पहुँच जाएं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे प्लांट की रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर पाती है पानी को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। When we place a royal leaf or onion peel in the concentrated sugar solution, the plant cell lost water due to osmosis. अब हम ये जो प्लांट कोई होता होगा रोयो लीफ, इसको अगर हम, या फिर जो ऑनियन की पिल थी, जो झिल्ली थी हमारी प्याज की, उसे हम किस में रख दें, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, मतलब चीनी के पानी के अंदर रख दें, तो क्या होगा, जो प्लांट सेल है हमारा वो क्या करेगा, मतलब जैसे प्लांट सेल क्या था, इतना मोटा था हमारा, ठीक है। अब चीनी के सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, या वहाँ पे क्या बाहर क्या है, चीनी का सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, पिचक के इतना सा हो जाएगा, सिर्फ छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि अंदर से पानी क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, ऑस्मोसिस। अब क्या करेगा, हाउएवर द सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज देयर रिजिड सेल वॉल मेम्ब्रेन मेंटेन देयर शेप। अब क्या हुआ, जैसे एनिमल सेल होता तो क्या होता, जैसे इतना सेल था तो इतना हो गया, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है, सेल वॉल। अगर ये अंदर का पिचक गया तो ये बाहर की तो वॉल इतनी ही रहेगी, ये मान ले छोटा हो गया, लेकिन ये बाहर का तो एरिया इतना ही रहेगा ना, इस वजह से क्या होगा, इसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस shows that cell wall helps plant cell remain firm in the shape। और इसी वजह से क्या होगा, इससे पता चलता है कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो प्लांट को हेल्प करती है ताकि वो क्या करे, अपना ओरिजिनल शेप मेंटेन रखें, ठीक है। अब जो एनिमल सेल है, जैसे कि हमारे चिक के सेल्स थे, हमारे गाल के जो सेल्स थे, उसके ऊपर क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं थी, तो इस वजह से जब हमने उसे चीनी के पानी के अंदर रखा तो उसने क्या कर दिया, वाटर को लॉस कर दिया, मतलब सेल के अंदर जो पानी था वो बाहर आ गया और वो क्या हो गया, श्रिंक। मतलब अगर हमारा सेल, चिक सेल इतना बड़ा था तो वो सिकुड़ के इतना सा हो गया, क्योंकि पानी इसके अंदर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाहर क्या था, शुगर सॉल्यूशन था, ठीक है। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल, मतलब बिना हमारी सेल वॉल के जो एनिमल सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, अपनी शेप जल्दी से चेंज कर रहे हैं। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। और क्योंकि हमारे सेल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब जो एडजस्ट कर जाएं, ठीक है, अपने शेप और साइज़ को। इसी वजह से क्या होता है, हमें मूवमेंट करने में या फिर हमारे एनिमल सेल्स के टिश्यू को काम करने में क्या होगा, ईजी हो जाएगा फंक्शन करने में। द प्लांट सेल वॉल इज़ प्राइमली मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये चीज़ याद रखने की कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट लिंक टुगेदर। और सेलुलोज किससे बनता है, ग्लूकोज की यूनिट जब एक साथ मिलकर एक लेयर बना लेती है तो उससे क्या होता है, सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। सेलुलोज क्या होता है, इन आवर डाइट एक्ट एज रफेज, हेल्प इन द डाइजेशन। मतलब जो सेलुलोज है वो हमारी डाइट के अंदर किस तरीके का काम, रफेज का काम करता है, जो कि हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है, मतलब हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बना देता है।
सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया होगा, उसके अंदर क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्यों? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें और स्ट्रक्चरल सपोर्ट कर सकें किसको, हमारे सेल्स को। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू गिव फॉर नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस वर्सेस एनिमल्स यूजिंग मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब आप इस चीज़ का क्या जवाब दोगे कि जो प्लांट्स हैं उसके अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं ताकि वो एक जगह पे फिक्स रहें, और एनिमल्स मूविंग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके अंदर नेसेसिटी नहीं होती, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, रिजिडिटी हमारे सेल्स की शेप को बदलने से क्या करती है, रोकती है। इसी वजह से जो सेल होगा, जो हमारा प्लांट होगा, वो क्या होगा, रिजिड रहेगा और एक शेप मेंटेन करके रखेगा। अब एनिमल्स क्या है, उन्हें अलग अलग फंक्शन करने होते हैं हमारे टिश्यूज़ को, तो इस वजह से क्या होगा, अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो फंक्शन नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जो हमारा प्लांट्स हैं उसे हार्श कंडीशन जैसे कि रेन हो गया या फिर विंड्स होंगे, उससे बचाने के लिए क्या होते हैं, सेल वॉल की ज़रूरत होती है। और प्लांट एनिमल्स मूव कर सकते हैं, इस वजह से उसमें सेल वॉल की नेसेसिटी नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रेडिक्ट फॉर अ प्लांट सेल इफ इट्स सेल वॉल वर टू बिकम अ फ्लेक्सिबल एज अ सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या क्या कंसिक्वेंस होते हैं, मतलब क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं अगर हमारी जो प्लांट की सेल है वो क्या होती, सेल वॉल, मतलब जो हमारी सेल वॉल है प्लांट सेल की, वो क्या होती, फ्लेक्सिबल, मतलब वो एडजस्ट हो पाती, बड़ी छोटी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो रही थी। तो सिंपल है, अगर हमारा प्लांट जैसे कि 5 फुट का लंबा है, ठीक है, उसके सारी सेल्स क्या होंगे, जो सेल वॉल है वो क्या होगी, फ्लेक्सिबल, तो वो सीधा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अगर फ्लेक्सिबल होगी तो वो क्या हो जाएगा, नीचे लेट जाएगा ज़मीन के ऊपर, उसके अंदर रिजिडिटी ही नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, ये कंसिक्वेंस होगा। ठीक है, और अगर मान लिया थोड़ी सी भी आंधी तूफान या बारिश आ गई तो भी हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा हार्श कंडीशन के अंदर। अब थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कट द 2 पोटैटो पीसेज इन रफली इक्वल साइज एंड मेजर देयर इनिशियल वेट बिफोर प्लेसिंग दैम इन डिफरेंट लिक्विड्स। मतलब जो ऊपर एक्टिविटी की थी तो उसमें ये ज़रूरी क्यों था कि हमने पोटैटो को 2 पीस में कन्वर्ट किया था, काटा था और फिर उसे इक्वल साइज़ के अंदर, और फिर मेज़र किया था उसका इनिशियल वेट जब हमें लिक्विड में डालने से पहले। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है कि ऐसा क्यों हुआ था और इसका आंसर बताना है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।